नमस्ते अंगद भाई, कैसे हो? नमस्ते आर्यन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। और मैं आप तो फॉरमोस्ट एक्सपर्ट हो एयरफोर्स की। जब बात करते हैं फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो मैं आपको पता है कि 2-3 महीने से बुलाना चाह रहे थे, लेकिन फिर कोविड हो गया। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो फायर पावर है एयरफोर्स का, बात होती है कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, 42, लेकिन अभी शायद 30-25 के बीच में है ना? तो क्या ये 42 का जो आंकड़ा है ये ठीक है, या इसको दोबारा से रिवाइज़ करना पड़ेगा जब हम टू फ्रंट वॉर की बात करते हैं? और अगर करना पड़ेगा तो किस तरीके से हमारा अभी सेटअप है कि आप एक बार बता सकें कि कितने जेट्स, कितने स्क्वाड्रंस इस जेट्स के हैं, इस अलग अलग जेट्स के, तो वो थोड़ा बता दीजिए एक बार। तो ऑर्डर में अगर लूँ मैं आपके क्वेश्चन, 42 नंबर है जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है। हम्म। ये थोड़ा पुराना नंबर है। मेरे ख्याल से अगर इसको दोबारा रिव्यू करें, गवर्नमेंट या एयरफोर्स या कोई कमेटी इसको रिव्यू करे, ये नंबर ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। अच्छा। लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो जो थोड़ा सा वॉइस, हाँ। जो मिग तेज। 21 एक ज़माने में करती थी, अब आज हम्म। एक रफाल 6, 7, 10, 12 मिग 21 का काम कर सकता है। बट ये दोनों तरफ ट्रू है। हमारे लिए भी ये वैलिड है, बट एनिमी के लिए भी तो यही वैलिड है। हाँ। तो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो दोनों तरफ बढ़ गई है। तो वो जो पैरिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो बदला नहीं है फंडामेंटली। और चाइना को जब देखते हैं तो चाइना की जो पर्टिकुलरली जो उनकी वायुसेना है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में। हम्म। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर गवर्नमेंट को कंसिडर करना हो, तो ये आई थिंक 42 वाला नंबर ऊपर जाएगा। अच्छा, ऊपर जाएगा। हम्म। अब इस नंबर के अगेंस्ट, 42 के अगेंस्ट, हम अभी ऑफिशियली ऑन पेपर अभी 32 क्वाड्रेंट्स हैं अच्छा, रफली। तो ये डिफरेंस क्यों पेपर और पेपर रियलिटी में? बिकॉज ये जो करंटली इस्टेब्लिश्ड ऑपरेटिंग स्क्वाड्रंस हैं, बट आप अगर रफाल के स्क्वाड्रन को देखो या तेजस के स्क्वाड्रन को देखो, तो ये काफ़ी नए एयरक्राफ्ट हैं जो नाउ अब लोग कहेंगे कि नहीं ये फुली ऑपरेशनल है, बट एक थोड़ा वर्कअप पीरियड होता है, तो हाँ। इनको इन ट्रांजिशन माना जा सकता है अभी। ठीक है। होपफुली 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ये ट्रांजिशन इशू नहीं होगा। बट फिर भी स्क्वाड्रंस का मेंटेनेंस साइकिल होता है, अपग्रेड साइकिल होता है। जैसे जैगवार का अपग्रेड हो रहा है, मिराज का अपग्रेड हो रहा है, तो जिन स्क्वाड्रंस ने एयरक्राफ्ट भेजे हैं अपग्रेड के लिए, वो अब फुल स्ट्रेंथ नहीं माने जा सकते। हम्म। सो ऑन पेपर 32 हैं, बट बिकॉज ऑफ ये बस मेंटेनेंस अपग्रेड ट्रांजिशन साइकिल की वजह से इनको फुल 32 नहीं मान सकते इफेक्टिवली कितने? इफेक्टिवली। हम्म। अब उतनी उतनी डिटेल में मैं नहीं जा सकता, बिकॉज मुझे भी नहीं मालूम, हम्म। बट ये अजम्पशन है। ठीक है। एंड आपका क्वेश्चन था कि अब फ्यूचर, अब स्ट्रक्चर कैसा है और फ्यूचर कैसा हाँ, है। मतलब ये 32 में से भाई कितने जेट्स, जैसे कितनी स्क्वाड्रन तेजस की हैं, कितनी ऐसे ऐसे? सो मेनली अभी सुखोई 30 एम के है अपना। अब ये बैकबोन बन गया है एयरफोर्स का। करीब 12 आई थिंक स्क्वाड्रंस हैं एयरफोर्स में। Su-30 इफेक्टिवली ये मिग 21 की तरह बन गया, जो जो पहले उतना होता पहले था? 80s तक मिग 21 का वो नंबर बहुत सबसे, बड़ा था। हाँ। एंड मिग 21 अब करीब 4 स्क्वाड्रन तक बचे हैं। बचे हैं, और 4। उनको भी फेज आउट कर रहे हैं ना? और वो अभी फेज आउट के अब 2 ऑलरेडी बाइसन स्क्वाड्रंस। सो मिग 21 के काफ़ी वेरिएंट्स हैं, थे और हैं। जो सबसे पुराने मिग 21 FL वेरिएंट्स थे वो 2013 में फेज आउट हो गए थे। अच्छा। और मिड 2000s तक उनको ट्रेनिंग रोल में ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ फ्रंट लाइन से पीछे कर दिया था ऑलरेडी। तो मिड 2000 से मिग 21M, जिसको लोग टाइप 96 कहते हैं, मिग 21 बिस, जिसको लोग टाइप 75 कहते हैं, और मिग 21 बाइसन, ये 3 मेन वेरिएंट्स थे भारतीय वायुसेना में मिग 21 के। ठीक।
एम और बिस टाइप 96 और टाइप 75 काफ़ी पुराने, ऑलरेडी 90s तक काफ़ी पुराने हो गए थे। तो उनको प्रोग्रेसिवली रिटायर करना शुरू कर दिया था, एंड ये प्रोसेस करीब 2016-17 तक ख़त्म हो गया था। तो 2016 तक एयरफोर्स में मिग 21 बाइसन ही एक ही वेरिएंट सर्विस में था। अब इसको भी रिटायर करना शुरू हो गया है, तो इसके जो 6 स्क्वाड्रन थे वो अभी 4 बन गए हैं, और 4 से अब 0 आई थिंक अब 2025 एक डेट देते हैं, बट जनरली अब जो डेट क्या कहते हैं, नो प्लान सर्वाइव्स फर्स्ट कांटेक्ट विद द एनिमी, और यहाँ एनिमी टाइम है। सो जो रिलायबिलिटी और जो सर्विसेबिलिटी एयरफोर्स एक्सपेक्ट करती है प्लेटफॉर्म से, लेट्स से 2010 में अगर उन्होंने 2025 का एक फोरकास्ट दिया है, वो एक अजम्पशन है। अच्छा। कि प्लेटफॉर्म सेफ रहेगा, रिलायबल रहेगा, एयरवर्दी रहेगा, और अपनी सिक्योरिटी थ्रेट एनवायरनमेंट में रेलेवेंट रहेगा। अब इन सारे फैक्टर में अब ये मिग 21 सेकेंड लाइन हो गई है। अच्छा। सो मिग 27 के जैसे ऐसा हो सकता है कि इसका रिटायरमेंट थोड़ा एडवांस हो सके, बट ऐसा भी हो सकता है कि इसका रिटायरमेंट एक्सटेंड हो सके। ये सब बस एयरफोर्स लीडरशिप पे डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी वो भर पाते हैं, एंड नहीं उनके हिसाब से इस एयरक्राफ्ट की क्या यूटिलिटी है। बेसिकली फंडामेंटली ये यूटिलिटी में यूटिलिटी की बेसिस पे ये डिसीजन ली जाएगी। ठीक है। तो ये 4 स्क्वाड्रन तो आपकी मिग 21 की हो गई जो बची हुई हैं। करेक्ट। और जैगवार के 6 स्क्वाड्रन हैं। अच्छा। मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन हैं, मिराज के 3 स्क्वाड्रन हैं, और बस ये है इंडियन एयरफोर्स। जैगवार अब काफ़ी पुरानी होनी शुरू हो गई है। जो एयरक्राफ्ट डायरन 3 अपग्रेड नहीं लेंगे उनको रिटायर किया जाएगा। अगेन टाइमलाइन का कोई ज़्यादा फिक्स्ड विजिबिलिटी नहीं है, बट इस डेकेड के अंदर 2030 से पहले जो नॉन अपग्रेडेड जैगवार्स हैं वो चले जाएंगे। मिराज सारे अपग्रेड हो रहे हैं, मिग 29 सारे अपग्रेड हो रहे हैं, तो इनकी तो एटलीस्ट लाइफ स्पैन 2030 तक सिक्योर है। अच्छा। तो मेरे रफ कैलकुलेशन से हम अभी इस डेकेड में मिनिमम 6 स्क्वाड्रन रिटायर करेंगे, 4 मिग 21 और करीब 2 या 3 जैगवार स्क्वाड्रन। जैगवार की काफ़ी इंजन प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं जो अब रिजॉल्व होने की वर्ज पे हैं, बट अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ, अगर वो इंजन का इशू सेटिस्फैक्ट्री रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर उनको थोड़ी जल्दी जाना होगा। बट 2030 तक कम से कम 6 स्क्वाड्रन जाएंगे इंडियन एयरफोर्स से, और उस सेम टाइम फ्रेम में तो 8 साल में तो मतलब ये 32 से 26 हो गए अब, अगर इफेक्टिवली अब उस सेम टाइम में हम मैक्सिमम 5 स्क्वाड्रन ऐड करेंगे। अच्छा। 4 तेजस के स्क्वाड्रन जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, और एक जो रफाल का स्क्वाड्रन अभी ऑलरेडी पेपर पे वो स्टैंड अप हो गया, बट वो फुल स्ट्रेंथ को आएगा अभी इस साल तक। अच्छा, तो 18 पूरे हो जाएंगे। 18 पूरे हो जाएंगे उस स्क्वाड्रन। तो बस 36 का, तो ये 18 और दूसरे कब आएंगे फिर? टाइमलाइन है इनका कुछ? नहीं, रफाल का ऑफिशियली कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ 36 एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और 36 इस साल तक आ जाएंगे। तो 2 हो गई स्क्वाड्रन। 2 स्क्वाड्रन हो गए रफाल के। ठीक है। और 4 तेजस का? 4 तेजस का। तो 6 के बदले 6? नहीं, तो एक मैं आज की डेट से मैं एक रफाल कम काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो 2019 में ऑलरेडी एस्टैब्लिश था, तो मैं उसको मैं उस स्क्वाड्रन को अपने 32 में काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, समझ गया। तो नेट हम एक्चुअली 10 साल में एज ऑफ नाउ, जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल फर्म ऑर्डर है, हम 8 साल में एक स्क्वाड्रन कम जाएंगे। 31 हो जाएगा मतलब, जब सारी मैथ्स खत्म हो जाएगी पेपर पे, 31 पेपर पे। अब इसको एड्रेस करने के लिए अब ऑप्शंस तो हैं। मैंने 2 साल पहले, आई थिंक जून 2020 में एक रिपोर्ट लिखा था, जिसमें मैंने
गवर्नमेंट के डिसीजन को एनालाइज करके मैंने थोड़ा एस्टिमेट लगाया था, एस्टिमेट कहना है या ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशन की, मैंने एक ऑप्शन 2-3 ऑप्शंस लेआउट किए थे मैंने उस टाइम। आज की डेट पे 2 मेन प्रॉब्लम एयरफोर्स फेस कर रही है। एक है ये नंबर्स का जो हमने अब थोड़ा अंडरस्टैंड किया है, और दूसरा है टाइम। 11 स्क्वाड्रन खरीदने में कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो कल पेन को पेपर करके अच्छा कुछ भी ऑर्डर कर सकती है। अब दैट डिसीजन, अब मैं नहीं कह सकता क्या डिसीजन गुड डिसीजन बैड डिसीजन, बट पेपर कैश का प्रॉब्लम नहीं है। तो पैसे की दिक्कत नहीं है, मतलब खरीदना चाहें तो कल खरीद सकते हैं। दिक्कत टू द एक्सटेंट कि अब प्रायोरिटाइज तो करना होता है बाकी सर्विसेज का। टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में अगर हम 11 स्क्वाड्रन अब एयरफोर्स को ही देते हैं तो थोड़ा वो प्रायोरिटाइज और उसको थोड़ा स्प्रेड आउट करना होगा। हाँ, तो इंक्रीमेंटल मतलब भाई एक साल में ये कर दिया, अगले बजट में दो चार और आज की डेट में 11 स्क्वाड्रन का किसी के साथ भी, मान लो HAL, मान लो डैसो, मान लो कोई भी, किसी से भी आप आज की डेट में अगर 11 स्क्वाड्रन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो तो 11 तो आज की डेट में नहीं मिलेंगी। अच्छा। तो थोड़ा आप अब सप्लायर और गवर्नमेंट दोनों को थोड़ा स्टैगर करना पड़ेगा और कर लेंगे, एंड एट द रेट ऑफ 1 स्क्वाड्रन पर ईयर है वैसा कुछ हो जाएगा, भर जाएगा। इशू ये है कि ये एयरफोर्स का टाइम प्रॉब्लम है, बिकॉज एयरफोर्स का वो डेफिसिट चलता रहेगा जब तक ये 11वीं स्क्वाड्रन पहुंची नहीं। सो जब तक ये डिले चलता रहे तब तक ये गैप रहेगा, और 2030 के बाद फिर वो गैप दोबारा वाइड होगा, बिकॉज 2030 के बाद फिर ये मिराज और MiG-29 की रिटायरमेंट की बात शुरू हो जाएगी। उनको भी रिप्लेस करना है। Su-30 की भी रिटायरमेंट की बात हो सकती है। हो सकता है कि पूरा फ्लीट ना अपग्रेड हो। जो मिड 2020s में जो Su-30 MKI का जो मिड लाइफ अपग्रेड जो जिसकी बात चल रही है आजकल, अगर वो पूरे फ्लीट की ना हो, जैसे जैगवार की पूरी फ्लीट की नहीं हुई थी, जैसे MiG-27 की पूरी फ्लीट की नहीं हुई थी, अगर Su-30 का पूरा फ्लीट वाइड अपग्रेड नहीं हुआ तो सबसे पुराने स्क्वाड्रन्स को फिर रिटायर करना पड़ेगा 2030 के बाद, मिड 2030s तक। बिल्कुल। तो मेन प्रॉब्लम जो जहाँ से मैं बैठ रहा हूँ, जो मुझे दिख रहा है, ये टाइम का है कि ये 2 या 3 डिसीजन लेनी होंगी टाइम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। वो क्या है? मेरे हिसाब से, और मैंने इस पे लिखा भी है, सबसे आसान चीज़ आज की डेट पे होगी, जो भी एग्जिस्टिंग इन सर्विस एयरक्राफ्ट है उनकी एडिशनल क्वांटिटीज़ अगर अवेलेबल हैं ग्लोबल मार्केट में, यूज्ड या ब्रांड न्यू, उनको ले लीजिए। अच्छा। 2020 में DAC ने ये सैंक्शन किया था, एक स्क्वाड्रन MiG-29 का रशिया से अपग्रेड होके डिलीवर होगी। वो अब क्लियरेंस मिल गई थी 2020 में, बट वो कॉन्ट्रैक्ट तक अभी बदला नहीं है। सो उसका क्या स्टेटस है हम जानते नहीं है। Su-30s नाउ एक तरफ से HAL Su-30 बना रही है, तो एक ये सबसे आसान ऑप्शन लगता है, बट Su-30 एक काफ़ी मैन पावर इंटेंसिव एयरक्राफ्ट है मेंटेनेंस की तरफ से और पायलट की तरफ से, क्योंकि हर Su-30 कोई ट्रेनर वेरिएंट नहीं है, हर Su-30 2 पायलट लेता है, दो एयर क्रू लेता है, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम्स ऑफिसर जो पीछे सिस्टम्स को संभालता है। सो Su-30 ऑलरेडी इतनी क्वांटिटी में आ गई है कि और ऐड करने का ज़्यादा कॉस्ट होगा, बेनिफिट कम होगा, क्योंकि उसकी जो मैन पावर और उसकी जो रिकरिंग, जिसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, उसकी रिकरिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी हाई हो जाएगी। ठीक। बट जो हमारी छोटी फ्लीट हैं, मिराज, MiG-29 जैसे, जो आज भी थोड़ी सी मॉडर्न तो नहीं कह सकते एयरक्राफ्ट को, बट कंटेम्प्रेरी तो हैं, रेलेवेंट हैं, उनको अपग्रेडेड फॉर्म में इंडक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हो गया है, एक तो ये MiG-29 का जो क्लियरेंस मिला था गवर्नमेंट से, वो अब पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों नहीं हुई है। मिराज का प्रॉब्लम ये है कि अब ये ग्लोबली इतना पॉपुलर एयरक्राफ्ट बन गया है सेकंड हैंड मार्केट में, अच्छा, कि
मुझे लग नहीं रहा कि हम एक्सेस कर पाएंगे उसको सेकंड हैंड मार्केट पे। तो ये सेकंड हैंड मार्केट में मतलब क्या डिफरेंस होता है कि यूज्ड होता है या क्या? यूज्ड फ्रॉम या तो कतर से या दुबई से या यूएई से, हाँ। ताइवान से या ब्राज़ील से, जो वो मिराजेस रिटायर कर रहे हैं उनको हम अब्जॉर्ब करके हम अपग्रेड कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड तक, जो मिराज 2000 ITI है जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है। तो उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता? नहीं, वो बिल्कुल पैरिटी पे होगी, जो ऑलरेडी हम मिराज यूज़ कर रहे हैं उस लेवल तक आ जाएगा। अच्छा। और मिराज में ये एक और कह सकते हैं हैसियत है, ये बहुत रोबस्ट एयरक्राफ्ट है। अच्छा। जब या तो बाय डिज़ाइन या तो बाय चांस, अब मुझे इतना नहीं मालूम, बट जो मिराज पायलट्स हैं ग्लोबली, ये सारे कहते हैं कि ये ओवरबिल्ट एयरक्राफ्ट है। अच्छा। जो नॉर्मली MiG-29 या ऐसे जो स्टैंडर्ड फाइटर का जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होता है वो 9G का होता है। अच्छा, ये 9G क्या है? सो अगर एयरक्राफ्ट को पिच अप करते हैं, हाँ, और पिच डाउन करते हैं तो वो फोर्स जनरेट करता है। ठीक है। सो पिच अप में वो पॉजिटिव G होता है, वो 9G तक जाता है, और पिच डाउन में जनरली 3G तक जाता है, नेगेटिव 3G तक ठीक जाता है। ये बेसिकली G इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी। सो 9G का मतलब होता है कि ये 9 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो इट कैन, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अब 9 टाइम्स इट्स ओन वेट बेयर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एरोडायनामिक लोड जो उस एयरफ्रेम पे पड़ता है जब आप मनूवर करते हो उसको। ठीक है। सो मिराज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये 10-11G इफेक्टिवली का एयरफ्रेम है, क्योंकि उसको 9G के टारगेट के लिए इतना रोबस्ट बनाया था कि ये इफेक्टिवली और बहुत मनूवरेबल है, मनूवरेबल नहीं, बहुत रोबस्ट है। ठीक है। फॉर द सेम लेवल ऑफ मनूवरेबिलिटी। सो उसका जो सर्विस लाइफ होता है, जैसे मान लो 10 या 15 साल का किसी एयरक्राफ्ट का डेजिग्नेटेड सर्विस डिज़ाइन सर्विस लाइफ हो, वो 15th ईयर तक उस एयरक्राफ्ट की कोई मार्जिन बची नहीं होती, स्ट्रक्चरल मार्जिन बची नहीं होती। मिराज का ये और रफाल का भी ऐसा है कि ये इतने ओवरबिल्ट एयरक्राफ्ट हैं कि ये फुल सर्विस लाइफ के बाद भी इनमें स्ट्रक्चरल मार्जिन बहुत रहती है। तो अगर हम इसको अपग्रेड करें, और अपग्रेड प्रोसेस में पूरा एयरक्राफ्ट ओवरऑल होता तो है ही, तो अगर हम इनको ये यूज्ड एयरक्राफ्ट को अगर हम अब्जॉर्ब करके अपग्रेड करें HAL में, तो मेरे ख्याल से काफ़ी यूटिलिटी मिल सकती है। ये फुल 40-45 ईयर लाइफ स्पैन मे नॉट बी पॉसिबल, बट 10 या 15 साल, तो ये मतलब अच्छा खासा जुगाड़ है। 2030 तक, मिड 2030 तक जितना हम अपनी करंट मिराज फ्लीट को चला रहे हैं, चलाने की प्लान कर रहे हैं, तब तक तो चलना चाहिए इनको। ठीक है। तो मतलब ये जो गैप है, मतलब लगभग 200 से ज़्यादा प्लेन्स का, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। और टाइमली हमको अगर भाई एक्ट करना है, मान लो भाई कल को कुछ हो जाए, लड़ाई हो जाए, या उसके लिए तैयार रहने के लिए, बिकॉज यूज्ड एयरक्राफ्ट में ना ये एडवांटेज है कि कोई लीड टाइम नहीं है। अगर नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर आज दिया जाए तो जल्द से जल्द 3 साल में आ सकता है, बट यूज्ड एयरक्राफ्ट हम आज ले सकते हैं, या तो उसी शेप उसी फॉर्म में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या उसको अपग्रेड के लिए भेज सकते हैं। बट अपग्रेड में भी 3 साल तो नहीं लगते एक एयरक्राफ्ट को अपग्रेड में, ओवरऑल और अपग्रेड करने में 1-1.5 साल लग सकता है। तो 1-1.5 साल में आधी एक स्क्वाड्रन हम खड़ी कर सकते हैं, अगर हम MiG-29 या मिराज को एग्जाम्पल लें। तो बेस्ट बैंग फॉर द बक कह सकते हैं। करेक्ट। ठीक। बट जैसे मैंने कहा था, प्रॉब्लम ये है कि अब पूरी दुनिया मिराज के बारे में ही जानती है, इसलिए वो यूज्ड मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। और ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो ये अब प्राइवेट एयरफोर्सेस शुरू हो गई हैं, जो नेशनल एयरफोर्सेस को ट्रेनिंग देती हैं, अच्छा, वो अब मिराज और F-16 लेना शुरू कर गए हैं। तो अब आई थिंक यूज्ड मार्केट भी हमारा वो ऑप्शन थोड़ा या तो क्लोज हो गया या तो क्लोज हो रहा है, या थोड़ा मतलब प्राइस अगर कम्पिटिटिव रखें तो शायद थोड़ा बिडिंग हाई करें तो मिल सकता है। तो बट फिर वो वैल्यू आर्ग्यूमेंट में आ जाएगी फिर, कि भाई इससे अच्छा तो नया ही ले लो। करेक्ट। तो अब अगर हमने मे बी 5 या 6 साल पहले ये मिराज का डिसीजन लिया होता, तो मे बी ये इस 2020 वाला सिचुएशन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती। तो ये MiG-21 के बारे में जो बोला जाता है कि ये फ्लाइंग कॉफिन है, वो आपको कितना ठीक लगता है ये असेसमेंट? क्योंकि लगभग 180
प्लेन्स हैं जो या पायलट्स हैं जो इसमें क्रैश हुए हैं या उनकी डेथ हुई है? मैं वो एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक से आई कांट रिमेंबर, बट तो मिग 21 अब काफ़ी इमोशनल इशू हो गई है, और सालों से रही है फ्रेंकली। 2000s में, अर्ली 2000s में, 90s में भी यही कॉन्वर्सेशन होती थी कि मिग 21 अनसेफ है, फ्लाइंग कॉफिन है, ये वो। एक्सीडेंट रेट की काफ़ी एक्सप्लेनेशंस होती हैं, और आई वुड से 90% ऑफ द टाइम ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड नहीं है। स्पेशली अगर आप 90s और अर्ली 2000s को देखें, जब ये एयरक्राफ्ट सॉर्ट ऑफ बल्क में ऑपरेट कर रही थी एयरफोर्स में। ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट है। इंडिया में पोल्यूशन, विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, बर्ड एक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम है। सो एंड हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट में मार्जिन फॉर एरर जीरो होता है। अच्छा। अगर आप एक किसी मनूवर को मिसहैंडल कर लें या किसी लो ऑल्टीट्यूड टर्न को मिसहैंडल कर लें, तो कोई रिकवरी का मार्जिन होता ही नहीं है उन एयरक्राफ्ट में। ओके। सो जो एक्सीडेंट रेट है, इसकी कई एक्सप्लेनेशंस हैं। सो इसलिए एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग कॉफिन बुलाना किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक इनकरेक्ट है। और ये असेसमेंट जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये प्लेन उड़ाया है, आप तो उनसे भी बात करते रहते हो, तो उनका भी असेसमेंट क्या है? तो उनका असेसमेंट फ्रैंकली डिस्काउंट करना चाहिए। नहीं उड़ाते। मैं ये बुरी तरह से नहीं कह रहा हूँ। हाँ। उनका रोमांस है ना ये। अच्छा। ना अगर आपकी पहली गाड़ी हो, या आप 40 साल काम करके आपने कोई स्पोर्ट्स कार ले ली हो, ये वो एक रोमांस होता है जो एक आदमी अपने एयरक्राफ्ट से जुड़ जाता है। तो उस रोमांस को भी थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि ये आई थिंक एयर चीफ मार्शल टिपनिस ने, जो 99 में कारगिल में हमारे एयर चीफ थे, उन्होंने एक पोएम भी लिखा था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मिग 21 के बारे में। अच्छा। जब ये फ्लाइंग कॉफिन पहली बारी, जब ये जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम में, व्हेन जॉर्ज फर्नांडिस वाज डिफेंस मिनिस्टर, उस टाइम में जब ये फ्लाइंग कॉफिन का ये पहला नाम निकला था, पहली बार नाम निकली थी ये। नाउ एयर चीफ मार्शल टिपनिस 40 साल की करियर में मेनली मिग 21, उनकी फ्लाइंग करियर में एटलीस्ट मेनली मिग 21 फ्लाई कर रहे थे। तो वो रोमांस और अटैचमेंट तो होगी, बट वो तो पॉजिटिव हुआ ना। बिल्कुल पॉजिटिव हुआ, बट मैं जो कह रहा हूँ कि उसको बैलेंस करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ना तो एयरक्राफ्ट फ्लॉलेस होती है, ना तो कंप्लीटली फ्लाइंग कॉफिन है। सो एक बैलेंस है। थोड़ा एक्सीडेंट रेट को या फ्लाइंग कॉफिन नाम को, इसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। सो मिग 21 फंडामेंटली, नो एयरक्राफ्ट इज फंडामेंटली अनसेफ। ओके। सो 80s की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मिग 21 वाज परफेक्टली सेफ, बट टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, सेफ्टी एड्स भी आ गए हैं इन 40 साल में। तो ऑब्वियसली आज की टेक्नोलॉजी, आज के स्टैंडर्ड से मिग 21 डेफिनेटली लेस सेफ है। बट अपने ही यार्ड स्टिक से अगर जज करो तो मिग 21 आज की डेट पे उतना ही सेफ है जितना वो 1985 में था जब वो इंडक्ट हुआ था। ओके। सो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मिग 21 बिल्कुल फ्लाइंग कॉफिन नहीं है। बट अगर कोई पायलट डिसोरिएंट हो जाए तो उसको वो ऑटो रिकवरी नहीं कर सकता जिस तरह मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट कर सकते हैं। उसकी नाइट और ऑल वेदर कैपेबिलिटी रफाल से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो, मैं उसको एयरक्राफ्ट को फंडामेंटली अनसेफ नहीं बोलूंगा, बट ना कि कंपेयरिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। बिल्कुल, बट लेस देन आइडियल तो है। अच्छा। आज किस सिचुएशन में? आज की अगर जो बेसलाइन जो टेक्नोलॉजीज और जो एक्सपेक्टेशंस भी बेसलाइन होती है ना, एक जमाने में लोग अगर सिविल में फ्लाई कर रहे होते तो डकोटा में लेते और 6 डकोटे फ्लाइट में एक क्रैश हो जाती थी। आज अगर 10 साल में एक एयरबस क्रैश होगी तो लोग पागल हो जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मिग 21 ठीक है, वो अब पुरानी हो गई है। अच्छा, ये जो जनरल रावत का जो देहांत हुआ क्रैश में, हेलीकॉप्टर क्रैश में, जब भी ये बातें उठी थी कि ये हेलीकॉप्टर जो है
मतलब टॉप ऑफ द क्लास नहीं है, वर्ल्ड क्लास नहीं है और ये सब। तो मैं आपका ट्वीट देखा था उस समय जब आपने लिखा था कि ये सब बकवास है। तो ये सब क्यों, मतलब ये भी बातें आई थी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स से। अब मैं अब दूसरों के ट्वीट्स या दूसरों के कमेंट्स पे मैं कुछ। बट आप उस हेलीकॉप्टर के बारे में जैसे अगर बात करें तो इज इट रियली गुड? यस, अब नाउ इट्स मी 17 V5 की बात कर रहे हैं, जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है मी 17 फैमिली में। मी 17 V5 21st सेंचुरी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है। सारे लैंडिंग, नेविगेशन, वेदर, नाइट एड्स नहीं है उसमें, बट जो उसकी टास्किंग है, जो उसका रोल है, उसमें वो बिल्कुल सेफ और केपेबल है। तो ये जो अगेन इसको अगर उल्टे तरह से देखा जाए, ये जो क्रैश हुआ और बहुत ट्रैजिक आउटकम हुआ इस क्रैश का, बट इससे पहले हजारों डिग्निटरी गए हैं वेलिंगटन सुलूर से। ये तो स्टैंडर्ड इनका ये रूट है। अगर किसी डिग्निटरी को वेलिंगटन विजिट करना है, DSSC विजिट करना है, तो वो बाय एयर सुलूर पहुंचते हैं और एयरफोर्स उनको सुलूर से बाय हेलीकॉप्टर DSSC पहुंचाती है विद ऑलमोस्ट नो एक्सीडेंट्स। So it was a complete case of bad luck. वेदर पैकअप हो गई थी ऑन रूट। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि वो सुलूर से निकले थे वेलिंगटन के लिए और वेदर ऑन रूट पैकअप हो गई, और अगर आप निकले क्लियर वेदर में हैं और बीच में क्लाउड्स आ गए, देन ऑप्शंस लिमिटेड हैं। सो और जैसे भाई प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, कम से कम जो टॉप के लीडर्स हैं उनको जैसे फ्लाई करना है, तो क्या और बेटर ऑप्शन देखना चाहिए? मतलब दुनिया में जैसे और भी वर्ल्ड क्लास होंगे, तो क्या बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो लेना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। जो मी 17 V5 में और जो लेट्स से लेटेस्ट ग्रेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जो ग्लोबल कोई भी हेलीकॉप्टर हो, एयरफोर्स मरीन वन मान के चलो, ऑनेस्टली उसमें जो डिफरेंस है ना, जो अगेन ये कॉस्ट बेनिफिट के में वापस आता है, जो इन दोनों हेलीकॉप्टर्स में जो डिफरेंस होगी उसमें कॉस्ट 10x पे करना होगा। ठीक। एंड अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू हो सकती है इन नंबर्स, बट ट्रेड ऑफ्स हैं। और मी 17 V5 जिस VIP फेरिंग के लिए, जो यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट, फायर फाइटिंग वगैरह के लिए जिस रोल में वो जिस रोल के लिए वो डेजिग्नेट हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसमें जो हमने बात की कि अलग अलग जो स्क्वाड्रंस हैं और जो आज की हैं, जैसे तेजस हुआ या अपना रफाल हुआ, इनके कंपैरिजन जो फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं इनकी, वो कितना डिफरेंस है, स्पेशली कंसिडरिंग कि हम पाकिस्तान को डील कर रहे हैं और चाइना को डील कर रहे हैं? तो मुझे ऐसे comparisons, मतलब कुछ ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस होंगे, बट आई डोंट नो। इट्स नॉट अ स्टूपिड क्वेश्चन। मैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चन मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज देयर इज नो क्लीन आंसर। एवरीबडी वांट्स X इज बेटर देन Y, इंडिया नंबर 1 और व्हाटएवर काइंड ऑफ आंसर, कि दुनिया में सबसे बढ़िया वाला ही लेना है। देयर इज नो आंसर। एंड मतलब काफी क्लीशेज हैं कि पायलट मैटर्स, एयरक्राफ्ट डजंट मैटर एंड ऑल दैट, इवन दैट इज आल्सो नॉनसेंस। ये मॉडर्न कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम्स अप्रोच लेती हैं। तो जो कॉम्बैट की रिक्वायरमेंट है, वो मैन्युफैक्चरर्स जब एयरक्राफ्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वो सिस्टम्स अप्रोच लेते हैं, जब एयर फोर्सेस यूज़ करते हैं तो वो सिस्टम्स अप्रोच लेते हैं। तो सिस्टम्स अप्रोच में कंपैरिजन करना किसी के फायदे का नहीं है। तो कोई क्लीन आंसर नहीं मिलेगा। तो थ्रेट परसेप्शन से देखें तो करेक्ट, तो इट बिकम्स अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो थ्रेट्स हैं, उनकी बेसिस पे हमारा जो सिस्टम परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। तो उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बाय द एयर फोर्सेस ओन पब्लिक स्टेटमेंट्स, चाहे पार्लियामेंट्री रिप्लाईज हो मिनिस्ट्री से, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में चीफ्स एंड CNCs एंड
जो लोग पब्लिकली एंगेज करते हैं, द एयरफोर्स इज सेटिस्फाइड विद देयर सिस्टम परफॉर्मेंस. द एयरफोर्स एज अ होल, Su-30 और जैगवार और मिग-29 और मिराज और तेजस और रफाल, ये सारे अब व्हाट्स द वर्ड, सिनर्जी में अब कैसे काम करते हैं. तो उससे वो संतुष्ट है. नहीं तो आई थिंक अप टू अ लेवल एयरफोर्स काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, सारी एयरफोर्सेस ग्लोबली, बट अप टू अ लेवल. तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो दीज एयरक्राफ्ट वुड नॉट बी इन सर्विस. तो अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, जो उनके पास स्ट्रेंथ है या चाइना का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आज का मतलब ईस्टर्न लद्दाख में या आपका अरुणाचल में जो हो रहा है, तो बहुत एस्केलेटेड सिचुएशन है. तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमको ये भी देखना है कि भाई कुछ लोग ये बातें करते हैं ना कि उनके पास बेसिस नहीं है, या उनके जो कंपैरिजन है हमारे 10 एयरक्राफ्ट उनके 10 एयरक्राफ्ट, दे आर नॉट कंपेरेबल. तो उस तरीके के परसेप्शन को अगर देखा जाए, थ्रेट को देखा जाए नेबरहुड में, मेन तो दो ही हैं, पाकिस्तान और चाइना. और जब ये पाकिस्तान के साथ जब फरवरी में 2019 में जब हुआ था डॉग फाइट, तो उसमें भी बातें आई थी कि हमारे पास उतना, उनके पास F-16 है, हमारे पास ये सब है. तो वो उस सारी चीज़ों को देख के मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कितना हमारा अच्छा सिचुएशन है. तो अगेन ये जो कंपैरिजन है फोर्स वर्सेस फोर्स का, ये भी सिस्टम्स, ट्रेनिंग, टैक्टिक्स पे डिपेंड करता है. तो अगेन मैं नैरोली मैं एयरक्राफ्ट वर्सेस एयरक्राफ्ट को नहीं देखूंगा, बट अगर फरवरी 2019 का एग्जांपल लिया जाए तो मेरे हिसाब से हमारे जो Su-30s ने जो अचीव किया था उस दिन, वो काफ़ी क्रेडिटेबल था. क्योंकि ये तो अब पब्लिक नॉलेज है कि हमारी जो मिसाइल्स, जो इन सर्विस मिसाइल्स थी एज ऑफ Feb 2019, वो पाकिस्तानी एमरैम से कम रेंज वाली मिसाइल्स थी. तो हमारी Su-30s ने F-16 को एंगेज किया विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट, विदाउट गेटिंग शॉट डाउन, डिस्पाइट F-16s हैविंग लॉन्गर रेंज वेपन्स. एंड F-16s ने, अब रिपोर्ट्स विल वेरी, बट F-16s ने एटलीस्ट मल्टीपल एमरैम्स फायर किए विद जीरो रिजल्ट अगेंस्ट द Su-30s. सो फ्रॉम अ सिस्टम्स, टैक्टिक्स, ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी Su-30s ने बढ़िया काम किया है Feb 2019 में. तो ये पायलट और जो टैक्टिक्स हैं और वो सब भी मैटर करता है. बिल्कुल. एंड अगर इंडिया वर्सेस चाइना, ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, ये सब अगेन कंटेक्चुअल क्वेश्चंस हैं. आज की डेट में देयर इज नो वॉर, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज नो एयर कॉम्बैट. तो अब क्या हम कंपेयर क्या कर रहे हैं? अब इंडियन एयरफोर्स PLAF के खिलाफ कैसे परफॉर्म करेगी अगर कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड हो, अगर पूरा बॉर्डर लाइव हो जाए, अगर एक छोटा थिएटर लाइव हो जाए, अगर एक सब सेक्टर लाइव हो जाए. तो ये Feb 2019 का जो स्कर्मिश था, वो एक वॉर के लिए रिप्रेजेंटेटिव नहीं माना जा सकता. बिल्कुल. सो द सेम वे चाइना कॉन्टेक्स्ट में मल्टीपल स्टेजेस को, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट को सॉर्ट ऑफ वॉर गेम करना पड़ेगा. कि अब इस सिनारियो में हमारी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, अगर ये सिनारियो एक्सपैंड होगी तो फिर हमारी वीकनेसेस क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आपको वैसे क्या लगता है कि भाई ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि उनकी जो फंडामेंटल वीकनेसेस हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड है, बेसिस की है, और हमारे कंपैरिजन में, तो लाइक कई बार ये बात आती है ना कि हमको अपना एडवांटेज लेके वी शुड इनिशिएट सम एक्शन, है ना. तो वो उस सिचुएशन में हम कौन सी ऐसी सिचुएशन है कि हम बेनिफिट ले सकते हैं, वही वाली बात है कि कैसे बेनिफिट लिया जा सकता है सिचुएशन का जो हमारे फेवर में है जो कंडीशंस. That's a really good question. And I don't want to answer it. पता नहीं कब कोई बोल दे यार ये वॉर्म होंगे ये क्या शुरू कर रहा है. No, okay, I'll answer it in a different way. चाइना की क्या कैपेबिलिटीज हैं जो मुझे टेंशन देती है? हाँ, ये अच्छा है. उनकी लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स और मिसाइल्स. अच्छा.
क्योंकि फिर वो बॉमर्स और मिसाइल्स ये मतलब ये अपने एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स बॉमर पे लोड करके डेप्थ एरिया से ऑपरेट कर सकते हैं, जो लग्जरी हमारे पास नहीं है। एंड तो इनको फिर उनका जो एयर स्ट्राइक जो 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 एयर अटैक एफर्ट जो है उसको इंटरडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा। बट अब ऐसी ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स और बॉमर्स काफ़ी एस्केलेटरी होती हैं, तो ये फर्स्ट राउंड फर्स्ट शॉट वेपन्स तो है नहीं। तो लद्दाख जैसे लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट में आई थिंक इनका यूज़ काफ़ी अनलाइकली है। अच्छा। बट कैपेबिलिटी पर्सपेक्टिव से दिस इज वन दैट व्हाट्स गिव्स मी स्लीपलेस नाइट्स। अरुणाचल में तो हो ही सकता है। सेम नाउ अरुणाचल, सो लद्दाख की जो तिब्बत की जो ज्योग्राफी है, अरुणाचल में ये काफ़ी प्लेटो डिसेंड कर जाता है, एंड अरुणाचल के अक्रॉस जो बेसिस हैं वो जो फर्दर ईस्ट जो हैं वो काफ़ी सी लेवल पे तो नहीं है बट काफ़ी लो ऑल्टीट्यूड पे हैं, जहाँ पे कोई ऑल्टीट्यूड की डिसएडवांटेज नहीं होती फाइटर्स या ट्रांसपोर्ट्स या टैंकर्स या बॉम्बर्स की। तो वो एक कंसर्न है। उनकी जो भी हाई ऑल्टीट्यूड बेसिस हैं अब उनमें हार्डन शेल्टर्स बननी शुरू हो गई हैं, एक्स्ट्रा रनवेज बने, जो भी वीकनेसेस थी चाइना की वो एड्रेस हो रही हैं। अच्छा। तो टू सम एक्सटेंट वो वीकनेसेस परसिस्ट करती हैं। जैसे मान लो शिगात से अरुणाचल नहीं तिब्बत में वो सॉर्ट ऑफ PLAF का ऑलमोस्ट मेन टिबेटन प्लेटो में जो मेन बेस है वो हाई ऑल्टीट्यूड बेस। तो बिकॉज वो हाई ऑल्टीट्यूड बेस है उसमें लंबा रनवे बनाना पड़ा था। तो नंबर वन वो लंबे रनवे ने एयरक्राफ्ट की लिमिटेशंस को कम कर दी हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग रोल लंबी हो गई है बट वो अब रनवे है तो दे कैन टेक एडवांटेज। नंबर टू देन जो अब रनवे की वजह से उनकी वीकनेस हो जाती है, बिकॉज रनवे को कट करना फिर अब आसान हो गया है। अगर सी लेवल पे मान लो किसी के पास 9000 फुट रनवे होता है और हम उस पर 2 बॉम्ब ड्रॉप कर दें, उसको 3000 फुट हिस्सों में हम उसको डिवाइड कर दें, फाइटर एयरक्राफ्ट कैन स्टिल ऑपरेट फ्रॉम दैट रनवे बिकॉज द फाइटर एयरक्राफ्ट डजंट नीड दैट मच एट सी लेवल, ही कैन स्टिल टेक ऑफ एंड लैंड इन अ फ्यू थाउजेंड फीट। बट हाई ऑल्टीट्यूड में वो पूरा रनवे यूज कर रहा है, तो हम उस पर कहीं भी एक बॉम्ब गिरा दें तो वो रनवे आउट ऑफ कमीशन हो गया। बट उस वीकनेस को मिटिगेट करने के लिए चाइना पैरेलल टैक्सी ट्रैक्स बना रही हैं जो बैकअप रनवे की तरह यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी रनवेज बना रहे हैं, एयर बेसिस को हार्डन कर रहे हैं, शेल्टर्स बना रहे हैं एयरक्राफ्ट के लिए। कई एयर बेसिस में वो रेडार और सर्फेस टू एयर मिसाइल के जो इंस्टॉलेशंस हैं वो दिख रहे हैं सैटेलाइट इमेजरी में। तो ऐसा नहीं है कि PLAF ने किसी ज़माने में एक लंबा रनवे बना दिया तिब्बत में और सोचा कि काम खत्म। तो वो भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, उनको भी अपनी वीकनेस काफ़ी जानते हैं कि क्या है और क्या कॉस्ट इफेक्टिवली और क्या क्विकली एड्रेस हो सकती है, तो वो कर रहे हैं। और ये जब बात आती है कि भाई उनकी जो सप्लाई चेन्स हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, एक्सटेंड होती हैं, तो इन अ वॉर सिचुएशन हाउ डू यू सी कि कम से कम एयरफोर्स की जो कैपेबिलिटी है क्या उस पर भी फ़र्क पड़ेगा? आई थिंक ये एयर पावर इन जनरली की ग्रेटेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी यही है दैट सप्लाई लाइन्स आर ओनली एज फार एज C-17 और IL-76 कैन गो। एंड इसमें भी चाइना ने काफ़ी स्ट्राइड्स किए हैं। एक ज़माने में इंडिया के पास पूरे एशिया में सबसे केपेबल एयरलिफ्ट फ्लीट होती थी, हैवी मीडियम लाइट। और आज अगर देखें तो चाइना ने ऑलरेडी सरपास कर दिया है न्यूमेरिकल टर्म्स में वो अपने डोमेस्टिक Y-20 एयरलिफ्टर जो C-17 और IL-76 के बीच में कहीं फिट आता है कैपेबिलिटीज़ में। वो ऑलरेडी, अब मैं नंबर भूल रहा हूँ, बट दे ऑपरेट मोर Y-20s देन वी हैव C-17s एंड IL-76s। अच्छा। एंड अब Y-20 को री इंजन कर रहे हैं ताकि वो एक फुल मेन बैटल टैंक को फॉरवर्ड एरिया तक डिलीवर कर पाए, और री इंजनिंग में उसकी रेंज बढ़ जाएगी और पेलोड कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो फिर उस री इंजन सॉर्ट ऑफ डिफिनेटिव Y-20 को वो टैंकर बना सकते हैं। तो जितने भी Y-20s हैं थ्योरेटिकली उनके PLAF की उतने ही टैंकर्स बन सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में टैंकर्स की शॉर्टेज है,
एक ही स्क्वाड्रन है टैंकर्स की। अब काफ़ी अटेम्प्ट्स के बाद अब आई थिंक टैंकर का एक्विजिशन बेसिकली फेल हो गया है, ख़त्म हो गया और परस्यू नहीं कर रहे हैं कोई। तो टैंकिंग एक और चीज़ है, एरियल टैंकिंग एक और चीज़ है जो PLAF की हाई ऑल्टीट्यूड लिमिटेशंस को कम कर सकती हैं, कि एयरक्राफ्ट कम फ्यूल और मैक्सिमम पेलोड मैक्सिमम वेपन लोड के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं हाई ऑल्टीट्यूड एयर स्ट्रिप से, और फिर वंस एयरबॉर्न टैंकर से टॉप अप करके अपना मिशन शुरू कर सकते हैं। तो PLAF अपनी वीकनेसेस को काफ़ी सिस्टमैटिकली एड्रेस कर रही है। और हमारा आपने बताया कि भाई चाइना की ये चीज़ मेरे को सर दर्द करती है, तो इंडिया की कौन सी है कि जो स्लीपलेस नाइट्स वाली सिचुएशन है? सिमिलर कैपेबिलिटी जो है हमारे पास चाइना को स्लीपलेस नाइट देती होगी, ब्रह्मोस, एयर लॉन्च ब्रह्मोस और ग्राउंड लॉन्च ब्रह्मोस भी फिलहाल, जो राफाल के साथ जो एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी आई है स्कैल्प, वो भी आई थिंक चाइना को काफ़ी टेंशन दे रही होगी। एक और चीज़ जो आई थिंक हम अपने आप को क्रेडिट काफ़ी नहीं देते इस चीज़ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक एयर लॉन्च वेपन्स रेवोल्यूशन के कस्प पे हैं, क्योंकि फाइनली ये आई थिंक विद द एक्सेप्शन ऑफ शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, दैट इज IR गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल, हीट सीकर्स जिसको कहते हैं, हम ऑलमोस्ट पूरी स्वीट को अब इंडिजिनाइज कर चुके हैं। अब सिर्फ डिग्रीज ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात चल रही है। अच्छा, हमारे पास एक लॉन्ग रेंज स्मॉल पेलोड वाला जिसको कहते हैं एंटी एयरफील्ड वेपन, बट फिलहाल बेसिकली एक छोटा PGM है जो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकती है। ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स इन डेवलपमेंट हैं, एंड आई थिंक अब ये टेक्नोलॉजी अब सुदर्शन के टाइम की तरह नहीं है। सुदर्शन एक डोमेस्टिक इंडिजिनस LGB था, लेज़र गाइडेड बॉम्ब था जो फील्ड नहीं हुआ था, बट आई थिंक वो ओवरकम हो गया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल आ गई है जो अब, और ये जो जो हमें एडवांटेज मिलेगी इन सब से इज़ दैट ये किसी भी एयरक्राफ्ट पे, इंडियन ओन्ड इंडियन ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट पे इंटीग्रेट हो सकती है। अच्छा, तो हमारा फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, टैक्टिक्स ट्रेनिंग भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, कि किसी रशियन एक मिसाइल को एम्प्लॉय करने में एयरक्राफ्ट को किसी स्पेसिफिक पैरामीटर में ला के फिर मिसाइल एम्प्लॉय करना होगा। किसी अगर फ्रेंच सेम वेपन फ्रेंच एयरक्राफ्ट से एम्प्लॉय कर रहे हैं तो वो टैक्टिक्स, ट्रेनिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, वो अब सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाएंगी। एंड ये आई थिंक लोग इस बारे में कम बात करते हैं, बट आई थिंक इट्स ईजी ना कि ये कम है, वो कम है, ये करो, वो करो। तो ये स्ट्रेंथ हैं जो चाइना को वरी करती होंगी। नहीं, सो चाइना हैज़ द सेम। ये हमने आई थिंक चाइना के बुक से हमने भेज लिया है। अच्छा, कि वेपन्स को इन हाउस लाओ, मैस प्रोड्यूस करो एंड स्ट्रीमलाइन करो, एंड पे ऑफ इसका आज या कल नहीं होगा, बट विद इन आई थिंक 5-6 years इसका पे ऑफ ये सबसे कॉन्सिक्वेंशियल चीज़ है। बिकॉज aircraft numbers और aircraft capability को, let's say you have an aircraft that is not as high performance as it should be or as you would like, long range नहीं है, high speed नहीं है, maneuverability नहीं है, ये काफ़ी एक्सटेंट तक मिटिगेट हो सकती हैं अगर वेपन क्वालिटी ऊपर जाए। एक ऑलमोस्ट ट्रेड ऑफ होता है। सो अगर मान लो एक एयरक्राफ्ट है जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट नहीं है, मतलब वो मिसाइल को लॉन्च करने के टाइम मैक्सिमम एनर्जी नहीं दे सकती, बट अगर आपका मिसाइल आपके मिसाइल की बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन अगर हाई रेंज हाई थ्रस्ट की हो, तो फिर आप उस एयरक्राफ्ट कंपनसेट को कॉम्पनसेट कर रहे हो। और अगर हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट है तो फिर तो बल्ले बल्ले है। करेक्ट। सो ये वेपन्स इज वन एरिया वेयर आई थिंक हम अपने आप को काफ़ी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, एंड देना चाहिए। बट ऑल्सो फिर ये सेंसिटिव एरिया है, तो इसको लोग फिर एडवर्टाइज नहीं करना चाहते हैं, एंड आई गेस टू सम एक्सटेंट इन वेपन्स में भी कोई ड्रॉबैक या वीकनेस हो सकती है जो अभी जो हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाह रही हैं। जब ये वीकनेसेस और जब ये टेस्टिंग और डेवलपमेंट ख़त्म हो जाए
तब ये फिर मे बी ज़्यादा ओपनली या ज़्यादा प्राइड से इनको दिखाएं। अच्छा, ये जो स्क्वाड्रंस की कमी है और मतलब इतना कोशिश होती है कि भाई आप टेंडर फ्लोट करो, रिक्वायरमेंट्स का RFI शायद उसको बोलते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, वो सब बनता है, उसके बाद टेंडर उठना नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं 5-6 साल, और उसके बाद फिर सिंगल वेंडर आ गया तो उसको कैंसिल कर देते हैं। ऐसी स्पेसिफिकेशंस ऐसी डालते हैं जहाँ पे आपको एक ही से वेंडर मिलता है, या दो भी मिल गए तो फिर वो कोई ना कोई एलिगेशन आ जाता है कि वो एक्सपेक्टेशन से इतना हाई कर देते हैं कि भाई ये भी ले लो, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें वो भी होना चाहिए, एंड कॉन्ट्रैक्टर वो डिलीवर ही नहीं कर पाता। तो वो कहते हैं कि भाई टोन डाउन करो, लाइक कुछ रिड्यूस करो, एंड देन ये होता है कि एलिगेशन लगती है कि यार इन्होंने तो सूट करने के लिए ना, इनको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जो डिले हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स में, और वो एक लीगेसी इशू भी है कि जब ये राजीव गांधी के टाइम में जब हुआ, वो एक इतना बड़ा मतलब डर बैठा दिया सभी सरकारों में कि कोई भी छूना नहीं चाहता है ना। बोफोर्स की बात जो हुआ, डिफेंस में इंडिपेंडेंस से स्कैम का डर, हाँ, इंडिया का वो जीप वाला था, जो जीप स्कैम था, हाँ, नेहरू के टाइम। वो तो मतलब डिफेंस और स्कैम ऑलमोस्ट हैंड इन हैंड चलते हैं, तो वो डर चलता है। बट आई थिंक आपने जो, मैं उसको अगर डिस्टिल करूं तो हमारा जो सिस्टम है वो अब प्रोसेस से ऑब्सेस हो गया है, और आउटकम से उसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप हम तो अभी एयरफोर्स की बात करें, किसी भी सर्विस को छोड़ो, कोई भी फील्ड सेक्टर को देखो, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड, कुछ भी, हम प्रोसेस के गुलाम हो गए हैं। और इतना मतलब पेपर में हम लोग इतना नीचे देख रहे हैं कि लोग भूल भी गए हैं कि ऊपर देखो यार बाहर हो क्या रहा है। तो आई थिंक फंडामेंटली दिस इज अ प्रॉब्लम, बट अब इसको अब बदले कैसे? सिस्टम के अंदर ही तो काम करना है। तो ये मतलब हमारे देश में क्यों होता है भाई? मतलब सब लोग तो वही फॉलो करते हैं, वही पॉलिटिक्स है, वही एलिगेशंस होती होंगी, तो मतलब हम ये क्यों नहीं देख पा रहे कि यार हमारे पास इतनी कमी है एयरक्राफ्ट की? 200 एयरक्राफ्ट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो अब फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी चला गया, बट आई थिंक अगर हर सिस्टम आउटकम के लिए फिक्सेटेड नहीं है और प्रोसेस में फिक्सेटेड है, तो इट सॉर्ट ऑफ गिव्स यू आंसर कि किसी को मालूम नहीं है कि अगर आज मैंने अगर सिस्टम को या प्रोसेस को थोड़ा वायलेट किया तो कल क्या होगा। क्योंकि जो जस्टिस सिस्टम जो उसको पकड़ने आएगी वो भी अपने स्पीड पे चलेगी। तो किसी 30, 40, 50 ईयर ओल्ड मिडिल एज्ड ब्यूरोक्रेट या ऑफिसर या कोई जो हो, जो आज इतना सोच के प्रोसेस पे डिलिबरेट करके काम करता है, उसके मन में यार ये है कि अगर मैंने आज कोई गलती कर दी तो पता नहीं क्या मैं 60-70 रिटायर्ड होके कोई पता नहीं आ जाएगा पकड़ने मुझे। रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए। तो पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, फिर ये मतलब कोई वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते क्या? ये भी दिक्कत है यार, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कैम्स ने तो गवर्नमेंट्स गिरा दिए हैं यार। So why should any self-respecting politician take that risk? National interest. But national interest, अब these are not my words, I am playing devil's advocate. National interest को अगर कोई सर्व करना चाहे तो पहले तो इलेक्ट होके ऑफिस में आना है। तो फिर वो रिस्क क्यों ले? एंड वंस इन ऑफिस कोई डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी ऐसा रिस्क क्यों ले कि वो ऑफिस से अब निकाले जाएं? बट क्या ऐसी प्रोसेसेस चेंज हो सकती हैं? जैसे अभी प्रोक्योरमेंट में थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश की कि भाई सिंगल वेंडर अगर आता है तो यू डोंट रिजेक्ट इट आउटराइट। जो DAP 2020 निकली है ये काफ़ी लिबरल डॉक्यूमेंट है मेरे हिसाब से। अच्छा। इनफैक्ट एक जो इसको थोड़ा सा क्लोज, जो क्लॉज मुझे काफ़ी पसंद आया था वो ये जो ऑलमोस्ट G2G इंकरेज करते हैं, ये जो नया डॉक्यूमेंट है। एंड आई थिंक बिकॉज G2G में कंट्रोवर्सी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जो हमने रफाल में भी देखा है। वो वही था इंडिया फ्रांस का। करेक्ट। बट ये जो
फिर वो सिंगल वेंडर का फेयर निकल जाता है, क्योंकि एब इनिशियो सिंगल वेंडर ही है वो। आप MOD या इंडियन गवर्नमेंट या जो भी है सीधे किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास जा रही है और बोल रही है कि प्लीज लेट्स डू इट, एंड देन फिर वो कॉन्टोर्स और स्पेसिफिक्स वो अब फिर उसके बाद फॉलो करती है, तो वो प्रोसेस पे हॉस्टेज नहीं हो सकती, बिकॉज वो प्रोसेस ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट हो गई है मान लो। अच्छा, बट उसमें भी पॉलिटिकल कॉस्ट तो होती है, जैसे हमने देखा है। आई मीन रफाल इलेक्शन इशू हो गई थी 2019। हाँ बिल्कुल, तो अभी भी आ जाता है कभी कभी। करेक्ट, सो वो टेंशन तो रहेगी। वो दैट आई थिंक वो अब इंडियन डिफेंस प्रोक्योरमेंट का एक पार्ट बन गया है कि हर डील में हर किसी प्रोक्योरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या G2G हो या कुछ भी हो, क्वेश्चंस तो होंगी। रफाल की बात करते हैं, ये अभी किसने लिया? UAE ने ना? इंडोनेशिया सॉरी। तो उन्होंने $8.1 बिलियन इसमें खरीदा है 42, और हमने $8.4 बिलियन में 36 खरीदे थे, है ना? तो ये क्वेश्चन बार बार जो आता है ना कि देखो उन्होंने इतने कम में एक्स्ट्रा प्लेन खरीदे हैं। Now again, इसका एक्सप्लेनेशन इजिप्ट कतर में भी यही क्वेश्चन आया था यार। बिना डील की स्पेसिफिक्स जाने ये कंपेयर ये समझते मैं नहीं ये नहीं कह सकता कि एक डील बेटर था या वर्स था या क्लीन था या नॉट क्लीन था, बट मैं बस ये कह सकता हूँ कि सारी डील और ये सारे मिलिट्री डील्स हैं ग्लोबली, इनकी डिटेल्स किसी एक बंदे के पास नहीं है। तो विदाउट नोइंग कि कौन सी डील की क्या कॉन्टोर क्या स्पेसिफिक्स थी, कंपेयर करना बिल्कुल मीनिंगलेस है। मैं करना चाहता हूँ तो वो डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो यू कांट इवन स्टार्ट द व्हाई वुड यू, इट डजंट मेक सेंस। I want to, no one would be happier than me to get a breakdown of India, Indonesia, or India, Qatar, or India, any comparison. But nahi hai. So why would I say that someone has got a better deal or a worse deal? अच्छा, ये हमारे पास जो एयरक्राफ्ट्स हैं इसमें मोस्टली एक फ्रेंच ये है, और बाकी मोस्टली जो मेजॉरिटी हैं वो रशियन एयरक्राफ्ट्स हैं, और उसके बाद हमारा तेजस है। एक बात आती है कि हम US से जो इतने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है, F-35 और भी F-16 है, और भी ऑप्शंस हैं, बोइंग के हैं, तो ये लॉकहीड मार्टिन और मतलब इवन यूरोपियन में साब है, और तो ये मतलब डाइवर्सिफाई जो करने की बात आती है, ये कितना बड़ा कंसर्न है? कि कुछ लोग कहते हैं कि यार सब, अगर इतनी बात है कि भाई तुमको ये कह रहे हैं कि एलिगेशन लगती है कि तुमने इसको क्यों चुना, इसको क्यों चुना, तो एक सबसे ही ले लो। अब 10 लेनी है तो पांच तो इंटरनेशनल है ना, तो 2 ले लो। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या एक शॉर्टकट हो सकता है? I know it's very stupid question for an expert like you. But एक पॉलिटिकल जो जनरल आदमी है ना, वो सोचता है कि यार ये सर्कमवेंट कर सकते हो इसको। बट अगर सवाल पूछने की बात हो तो फिर हर डील में स्कैम क्यों नहीं कोई बोल सकता यार कि आज तो 5 डील किए हैं तो 5 में स्कैम है। तो वो स्कैम वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। बट जो लार्जर एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एयरफोर्स की पॉइंट ऑफ व्यू, जो कोई भी अगर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एयरफोर्स हो दुनिया में, कम एयरक्राफ्ट टाइप्स ऑपरेट करने की कोशिश करता है बिल्कुल, बट एक एयरक्राफ्ट टाइप कभी नहीं होगा। बिकॉज अगर कोई अनफोर्सिन टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया किसी एक एयरक्राफ्ट टाइप में, अगर आपका पूरा एयरफोर्स मान लो अगर F-16 पे है, F-18 पे है, या रफाल या ग्रिफिन जो भी है, और मान लो कोई क्रिटिकल सेफ्टी फ्लॉ डिस्कवर हो गया, तो पूरी एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो जाएगी ओवरनाइट। लेट्स से कोई अनप्लैन्ड करोजन, क्रैकिंग, या कोई अनप्लैन्ड अनफोर्सीन हाइड्रोलिक फेलियर, इंजन फेलियर, कुछ फ्लाइट क्रिटिकल कोई जो सेफ्टी कंसर्न अगर क्रॉप अप हो गई, तो तुम्हारी इंटायर एयरफोर्स ग्राउंडेड। तो डाइवर्सिफाई करो बट ज़्यादा मत करो। करेक्ट। तो थोड़ी सी डाइवर्सिफाई क्यों, थोड़ी रिडंडेंसी के लिए डाइवर्सिफाई करनी चाहिए। और रिडंडेंसी 2 तरीके की होती है, एक तो ये जो सेफ्टी की वजह से, सेकंड इज जियोपॉलिटिकल रिडंडेंसी। आज की डेट में अगर रशिया, लेट्स से रशिया और इंडिया में कुछ फ्रिक्शन आ गई, तो कोई नॉन रशियन भी तो एयरक्राफ्ट होनी चाहिए।
बिल्कुल थोड़ी लेवरेज के लिए, और वाइस वर्सा अगर वेस्ट से मान लो फ्रांस से या यूएस से या ब्रिटेन से या जो भी है, अगर हमारा कुछ फ्रिक्शन चल रहा हो तो हम उनसे भी कह पाएँ कि नहीं ठीक है फिर हम मॉस्को जा रहे हैं यार. सो देयर इज redundancy of both kinds. और रिलेशनशिप भी है. रिलेशनशिप एंड तो डिफेंस डिप्लोमेसी इज अ ह्यूज. ये और अगेन ये काफ़ी ओवरलुक हो जाता है ना, बिकॉज हम ऑलमोस्ट अकाउंटेंट्स की तरह नंबर्स में फंस जाते हैं. बट बायलैटरल रिलेशंस स्पेशली जो जिन स्टेट्स में डिफेंस इंडस्ट्री और डिफेंस एक्सपोर्ट का बेस है, फिर वो उन कंट्रीज यूएस फ्रांस मान के रशिया मानिए, उन कंट्रीज के लिए वो एक डिप्लोमेसी का एक पिलर बन जाता है. तो देयर इज नो वे ऑफ एस्केपिंग इट कि इंडिया और रशिया के बीच में कोई डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं हो सकती जिसमें डिफेंस की बात ना हो. वो किसी भी थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट एजेंडा पॉइंट हो, बट वो आ जाएगी टॉक्स में. सेम यूएस में सेम है. यूरोप ऑलमोस्ट हमारे जो सारे एंगेजमेंट्स हैं विद मेजर यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, यूके अब कह नहीं सकते यूरोप में, बट तो ये एक अब डिप्लोमेसी का एक इनएस्केपेबल हिस्सा बन गया. और एक ये भी है ना कि जैसे अब फ्रांस से हमने लिया रफाल, और हमने स्वीडन से नहीं लिया ग्रिपेन. तो एक ये बात थी कि भाई फ्रांस का ज़्यादा पुल है इंटरनेशनल उसमें, और रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी कंट्री है, इन्फ्लुएंशियल कंट्री है, तो उससे एक डील बेशक अगर आपको वहाँ से थोड़ी सस्ती मिल रही है, बट यू आर गेटिंग समथिंग मोर हेयर, तो वो भी एक कंसिडरेशन हो जाता है. और अगर आप इंटरनेशनल फोरम में देखें, अगर यूएन में देखें मान लें, फ्रांस ने प्री एंड पोस्ट रफाल बट सॉर्ट ऑफ इस 10-year पीरियड में फ्रांस ने काफ़ी इंडिया फ्रेंडली स्टेप्स लिए हैं इंटरनेशनल फोरम्स में. जो ये अब ये कह नहीं सकते कि ये नैरोली रफाल पे डिपेंडेंट है, बट ये ब्रॉडर बायलैटरल रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट है, और रफाल उसका एक हिस्सा है. तो और ऐसा नहीं है कि स्वीडन और इंडिया का कोई बायलैटरल रिलेशन खराब हो अगर हमने ग्रिपेन नहीं लिया. स्वीडन की डिफेंस इंडस्ट्री और इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री काफ़ी कोलैबोरेट करती हैं, और सब सिस्टम लेवल पे उनका बिजनेस चलता रहता है इंडिया में. और द सेम इज ट्रू फॉर अदर कंट्रीज कि एक चलो फाइटर जेट का या सबमरीन का या जो भी है, इनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है बिकॉज ये वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन 50 years जैसी डील्स होती हैं. तो ये सॉर्ट ऑफ हेडलाइन ग्रैबिंग डील्स होती हैं. बट जो बायलैटरल रिलेशनशिप और उसका सबसेट जो डिफेंस ट्रेड रिलेशनशिप जो है, वो सारे कंट्री से चालू रहता है. सो नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा, ये जो आपने आर्टिकल लिखा था 2020 में, उसमें एक एस्पेक्ट था, और उस टाइम पे ये टेंडर आया था या क्या, एक डिस्कशन शुरू हुआ था कि जो मल्टी रोल MRF फाइटर एयरक्राफ्ट का जो 114 का जो नंबर आया था, तो बहुत बड़ा नंबर है. अगर वो होता है तो एक बहुत बड़ी बात होगी. मतलब जो 10 स्क्वाड्रन तो नहीं, कम से कम 6 तो एटलीस्ट एडिशनल 6 आपके पास, 40 के आसपास आप कहीं पे पहुंचोगे. तो ये कहाँ पे अटका हुआ है अब, इसका क्या स्टेटस है, क्या हम उस पर मूव कर रहे हैं, और नहीं तो क्यों? क्योंकि एक बार ये पहले भी हमने कोशिश की थी 2014-15 में, वो कुछ हो नहीं पाया. उसका MMRC तो 2001 आई थिंक 2002 से चालू है. तो ये बट पार्ट 2 है. तो जो हमने टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो ये एक टाइम सॉल्व करने का ऑप्शन है. सो जो जिस चीज़ से हमने ये कॉन्वर्सेशन शुरू की थी, 11 स्क्वाड्रन की शॉर्टफॉल है रफली. 10 साल में इसको पूरा करना है. बिल्कुल. फर्मली जो कॉन्ट्रैक्टेड हैं 4 स्क्वाड्रन तेजस के हैं. एयरफोर्स चाहती है कि 6 स्क्वाड्रन किसी भी इम्पोर्टेड फाइटर की आ जाएं. 6 स्क्वाड्रन जो इंडिया में असेंबल हो या लाइसेंस प्रोड्यूस हो, या वो कॉन्टोर स्पेसिफिक्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं, बट इन ऑल लाइकलीहुड ये वो DPP या DAP चैप्टर 7 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंडर होगी, या फिर some new model that the ministry या Air Force decides to pursue. But अगर आप numbers के हिसाब से देखें तो it adds up perfectly. 4 स्क्वाड्रन LCA Mark 1A के और 6 स्क्वाड्रन MRF के, जो भी whoever the winner is, हो गए 10 स्क्वाड्रन. तो इसमें बाहर का भी हो सकता है. Logically, time wise
schedule wise and money wise, it makes the most sense. बाहर से लेना दोनों combination. LCA Mark 1A and MRFA. अच्छा, तो इसमें डिफरेंस बिकॉज 2030 तक फिर ये वो 10 स्क्वाड्रन 11 स्क्वाड्रन का वो 10 स्क्वाड्रन भर जाएंगे. अच्छा, बिकॉज रफली जो अभी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं फॉरेन OEMs, उनका डिलीवरी रेट इज रफली अबाउट 1 स्क्वाड्रन to 1.5 स्क्वाड्रन्स पर ईयर, और लीड टाइम हमने देख लिया 3 साल है. तो अगर आज की डेट पे अगर MRFA का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए किसी के भी साथ, पहला स्क्वाड्रन आ जाएगा 2025 में एंड +1 स्क्वाड्रन एवरी ईयर आफ्टर दैट. तो बाय 2030 6 के 6 आने चाहिए होंगे, एंड बाय 2030 और LCA Mark 1A के 4 स्क्वाड्रन भी आ गए होंगे. सो पॉसिबल है अगर एक्ट करें फास्ट. स्पीड एंड टाइम आर द 2 मेजर प्रॉब्लम्स राइट नाउ. तो स्पीड तो दिख रही है भाई, 2 साल हो गए अब. कहाँ है स्पीड? 2 साल ऑफ MRFA, बट MMR से तो 20 हाँ, साल 20 साल हो गए लग. तो I can't answer that, but the logic is there. The budget may or may not support. अब अगर एयरफोर्स ने मान लो पूरा बजट अपना टाई अप कर लिया, देन कंटिजेंसी की स्पेंडिंग नहीं होगी. अगर कोई अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, अगर कोई लेट्स से डिसरप्टिव न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, देन देयर मे नॉट बी रूम इन द बजट की इसको थोड़ा राइट को शिफ्ट करो. और I don't know. These are much higher level, not conversational considerations. But logic to hai. The flip side to this whole thing is MRFA ke badle is your LCA Mark 2. But unlike MRFA, with LCA Mark 2, there is a question mark. Because it's a developmental aircraft. अभी तैयार नहीं हुआ है. Correct. तो एक तरफ से कहा जा सकता है कि एयरफोर्स कैन पुट इट्स फेथ, और गवर्नमेंट हो जो भी है, जो भी डिसीजन फाइनली जो डिसीजन लेगी, कैन पुट इट्स फेथ इन दैट प्रोजेक्ट. तो वो नहीं ये डिलीवर करेगी. वो MRFA नहीं है क्या? नो, MRFA और LCA Mark 2 आर 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट. क्या डिफरेंस है जो हम MRFA की बात करते हैं, या हमारे पास कोई भी नहीं है अब क्या? काफ़ी इवॉल्व हो गई है सिंस द लास्ट टाइम आई डिस्कस्ड इट, बट मोटा फंडामेंटली LCA Mark 2 वाज meant to replace capability type wise. अच्छा. MiG-29, Mirage and Jaguar. So it's not doing anything new. It's not breaking new ground. तो LCA Mark 2 MRFA का equivalent होगा plus minus. Upgraded Mirage का equivalent होगा plus minus. Upgraded MiG-29 का equivalent होगा plus minus. Payload रफली मिराज या जैगवार की होगी, रेंज रफली मिराज या जैगवार की होगी. तो फिजिकल कैपेबिलिटीज, दैट्स अ डिफरेंट कंटेम्पररी, रिप्लेसिंग डिफरेंट दोस काइंड ऑफ. बट फिजिकल जो कैपेबिलिटीज होंगी उसकी वो कटिंग एज नहीं होंगी, वो रिलेटिवली वेल अंडरस्टूड कंटेम्पररी कैपेबिलिटीज होंगी. तो मेरे हिसाब से, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, नॉट एनीथिंग दैट आई एम अवेयर ऑफ दैट्स हैपनिंग, बट what I wrote in 2020, I feel should still stand. Short term, used aircraft, जो already India में service में हैं. MiG-29 Mirages basically. Medium term, MRFA. Long term, AMCA. Okay. क्योंकि AMCA, और today we are in a place, 2020s, where ग्लोबल मार्केट अभी ऑप्शन है हमारे लिए. हम रफाल की बात कर सकते हैं, ग्रिपन की बात कर सकते हैं, बट एक ज़माना आएगा जब ये सब डोर क्लोज हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि एज टेक्नोलॉजी मूव्स अप, वो जिन कंट्रीज में वो टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट हो रही है वो और भी रिलक्टेंट हो जाएंगी शेयर करने के लिए. जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट F-22, जो ऑलरेडी 1 जनरेशन ओल्डर है इन अ सेंस, जो कभी एक्सपोर्ट हुई ही नहीं है किसी भी कंट्री को, एंड एक्सपोर्ट पर्पस के लिए उन्होंने F-35 क्रिएट किया था. बट F-35 पे भी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं. जब टर्की ने S-400 खरीदा था तो प्रॉम्प्टली टर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाला गया था. F-35 टेक्निकली इज नॉट इवन अवेलेबल टू इंडिया. अगर हम चाहें भी,
राइट नाउ एज ऑन डेट, एंड वो डोर आई थिंक और भी फर्मली क्लोज हो रहा है बिकॉज हम S400 यूज़ कर रहे हैं. सो ये जो टेक्नोलॉजी सेंसिटिविटी एक्सपोर्ट अप्रूवल का जो बैलेंस है वो आई थिंक हमारे फेवर में नहीं जाएगा इन द फ्यूचर. तो भाई हमको तो एक ही रास्ता है, फिर इंडिजनाइजेशन करना पड़ेगा. बिल्कुल, उसी पे फोकस रहना चाहिए फिर तो. बिल्कुल. आप तेजस को उस पे अपना मनी करो, करेक्ट, इन्वेस्ट करो. बट दैट्स वेयर अगेन माय ओपिनियन, MRFA will hopefully create a parallel capability in the country. एक तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम होता है, बट एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ा करना है. एंड हमने ऑलरेडी देखा है इन द लास्ट 10 odd years जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम खड़ी हुई है इस कंट्री में एरोस्पेस में, ये इनिशियली ऑफसेट्स वगैरह के लिए शुरू हुई थी. ऑलरेडी ये JVs बन गई हैं, पार्टनरशिप्स बन गई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से इंडिपेंडेंट हाई एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रही है, बोथ ग्लोबली और HAL को भी. अब HAL ने काफ़ी सब कॉन्ट्रैक्टिंग शुरू कर ली है, जो प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स HAL को असेंबली सब असेंबलीज भेज रही हैं LCA प्रोजेक्ट के लिए, अदर प्रोजेक्ट्स के लिए. सो मेरे हिसाब से MRFA बेस्ट केस वर्स्ट केस लेके है. वर्स्ट केस MRFA इंडिया के लिए एक जीरो टेक्नोलॉजी ले आएगी, नो TOT या यूजलेस TOT या लेट्स से वो शेयर करते ही नहीं है, सो इट विल बी डिनाइड, जो भी है. बट वो जो इंडस्ट्रियल बेस खड़ी करेगी वो प्रोग्राम, वो इनवैल्यूएबल होगी. वो हमारे MRFA के लिए भी, हमारे वो या तो LCA Mark II या तो नेवी के डेक बेस्ड फाइटर के लिए या तो AMCA के लिए, वो अब वो इंडिया के एरोस्पेस बेस को बनाएगी. और मैं इसलिए ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज प्राइवेट सेक्टर जब इन्वॉल्व होती है ना तो वो रूथलेसली ROI को चेस करती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को चेस करती है. PSU, अगर आप PSU से एक स्टेपलर बनवाना चाहते हो ना, if the government is spending the money, the government will spend the money to start the factory, to build exactly one stapler and close down the factory. For the princely sum of 8,000 crores, you have got one stapler. वो कोई ROI की कोई लॉन्ग टर्म निचोड़ने की कोई इम्पेरेटिव, कोई इम्पल्स है ही नहीं उनमें. एंड ये कोई इंडाइटमेंट नहीं है, इट इज जस्ट अ नेचर ऑफ व्हाई शुड दे, इट्स नॉट देयर जॉब. Whereas in the private sector, you are answerable to shareholders, you are answerable to promoters, you are answerable to somebody. Yes. And fundamentally, you are in business because you want to make money. तो अगर प्राइवेट सेक्टर ने MRFA शुरू कर दिया तो वो प्राइवेट सेक्टर ही जाने नहीं देगी उसको. चाहे गवर्नमेंट ने क्या भी जो भी डिसीजन ले लिया, चाहे एयरफोर्स ने जो भी डिसीजन ले लिया, जब वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियल बेस खड़ी हो जाए देन वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगी. एंड दिस इज ट्रू ऑफ एनी अदर कंट्री यू लुक एट, where corporatized PSUs or private sector companies absorb technology. जैसे टर्की में TAI ने किया था F-16 के टाइम में से 80s में, जैसे कोरिया में KAI ने किया था, जैसे मित्सुबिशी ने किया है जापान में अगेन F-16 और F-15 टेक्नोलॉजीज अब्जॉर्ब करके. और अब वो अपने नेशनल चैंपियन बन गए हैं, जो अपने गवर्नमेंट्स उन्हीं को अब प्रॉप अप कर रहे हैं, और उनका बिजनेस बिकॉज इट्स अ प्राइवेट सेक्टर कंसर्न और एटलीस्ट अ कॉर्पोरेट कंसर्न, वो चेस करते हैं बिजनेस को. तो ये MRFA जो बाहर, सो वर्स्ट केस MRFA एटलीस्ट ये डिलीवर करेगी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी डिलीवर करेगी, एंड बेस्ट केस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी डिलीवर करेगी. बिकॉज जो भी टेक्नोलॉजी आइडेंटिकल नहीं होती, बिल्कुल, एंड टेक्नोलॉजी फंजिबल नहीं होती. तो अगर लेट्स से हम कह सकते हैं कि हम एक्टिव रेडार हम इंडिया में बना सकते हैं, बट हमारा एक्टिव रेडार और किसी और का एक्टिव रेडार सेम नहीं होंगी. तो अगर हमने उनका टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर दिया, एटलीस्ट नॉलेज मिल गया हमें, एटलीस्ट थोड़ा वो जो डेल्टा है वो समझ में आ गई हमें, और हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट दोनों प्लेटफॉर्म की लर्निंग को, दोनों प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग को जोड़ के एक बेहतर प्रोडक्ट निकालेगा. बट तो टेक्नोलॉजी एंड TOT इंफॉर्मेशन, नॉलेज इज नेवर वेस्टेड. सो अगेन कह सकते हैं लोग कि नो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग दिस, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डूइंग दैट, हमने ये कर लिया, हमने ये डेमोन्स्ट्रेट कर लिया,
but more information cannot hurt. So best case, MRFA will grant you both more information, more DOT and this industrial base. और सबसे बड़ी बात है ना कि भाई पैसा भी बचेगा ना, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट टू मच कि बाहर से खरीद रहे हो कोई चीज़ तो उसका तो कॉस्ट ऑब्वियसली बहुत होगा. इवेंचुअली आपका 10th ईयर 11th ईयर जो मेंटेनेंस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, AMC PBL जो भी कहो, वो रुपीज़ में डिनोमिनेट हो जाएगा. बिल्कुल. वो आपका प्राइम कॉन्ट्रैक्टर डोमेस्टिक कंपनी हो जाएगा. आपकी प्रोडक्शन डोमेस्टिक होगी. सो यू आर क्रिएटिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो आप कल को एक्सपोर्ट कर सकते हो. यू विल गेट मनी एंड उसका कितना क्लाउड कितना बढ़ता है ना. ये सब इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं जो आज रियलाइज नहीं होंगी, बट 10, 12, 15 ईयर्स डाउन द लाइन ये बहुत बढ़िया तरह से पे ऑफ करेंगे. तो अभी तो एक रेस्ट्रिक्शन कर दिया है सरकार ने कि भाई आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इतना कंपोनेंट ही आप बाहर से मंगवा सकते हो. उसको वो स्टेप को कैसे देखते हो? क्या वो शॉर्ट टर्म में हर्ट करेगा या वो इंडिजिनाइजेशन को स्पर करेगा, बढ़ाएगा? सी अगेन मेरा व्यू इस इशू पे मेरा व्यू है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज हम चाइना नहीं है, हम USA नहीं है, हमारे पास वो बजट नहीं है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो आई वुड रादर join somebody else's supply chain then try and set up one of my own. Not because there's no value in setting up one of your own, but because it's expensive and it's time consuming. जो दोनों ही नहीं है. अगर आपने मुझे ये 1950 में ये क्वेश्चन पूछा होता, मेरा आंसर डिफरेंट होता. बिकॉज उस टाइम की जो पैरिटी थी और नियर पैरिटी थी कंट्रीज की, वी हैड अ शॉट बट वी लॉस्ट 50 odd years. तो आज जो हमारा थ्रेट एनवायरनमेंट है, जो हमारी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, जो हमारी इकोनॉमिक रियलिटी है, अब उसमें मेरी जो टेम्पटेशन है वो लोएस्ट कॉस्ट लोएस्ट टाइम सोल्यूशन के लिए है. MRFA बाहर के अगर लेना है तो कौन सा आपको ऑप्शन ऐसा लगता है कि वी शुड गो फॉर? Whoever is cheapest, whoever offers the best industrial package, no questions asked. फिर भी कोई जैसे तो 2-3 ऑप्शन जो आपको लगते हैं कि लॉजिकली रफाल विल हैव द एज, क्योंकि उनका काफ़ी नॉन रिकरिंग कॉस्ट ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, सिम्युलेटर्स वगैरह वो ऑलरेडी इन कंट्री में एस्टैब्लिश हो गए हैं. तो लॉजिकली उनको अपनी बिड में तो वो उन कॉस्ट को रिपीट नहीं करेंगे. बट प्लेन महंगा है, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जनरली इंजन्स काफ़ी महंगे होते हैं. सो उस पर्सपेक्टिव से आई एम नॉट श्योर, मे बी कैपिटल कॉस्ट में उनका बिड, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये RFP निकले कभी उनका बिड हो सकता है ज़्यादा एक्सपेंसिव हो. और अगर मतलब हमने तो अभी 36 लिए हैं, पहले हम 126 के लिए ट्राई कर रहे थे. अगर 100 मान लो और ऐड करते हैं, 114 का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या वो भी तो फैक्टर करेगा ना भाई. कोस्ट इतने बड़े स्केल पे आप ऑर्डर कर रहे हो, एक 36 ऑर्डर कर रहे हो, एक आप 136 ऑर्डर कर रहे हो. येस एंड नो. तो एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप टू लिमिट चलती हैं. बियॉन्ड अ पॉइंट आपका सप्लाई चेन, फिर अगर आप 100 से मान लो 200 कर दो, तो अगर आप 20 से 100 कर दो तो आपकी सप्लाई चेन काफ़ी खुश हो जाएगी. बट 100 से 200 वो रिलेटिव गेन मे बी नहीं होगी, या तो जीरो होगी या तो रिलेटिव गेन काफ़ी कम होगी. तो देयर इज अ लिमिट. आई डोंट 114 इज अ ह्यूज ऑर्डर. तो 114 से आई थिंक ऑलरेडी यू विल बी गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल पर यूनिट रेट आउट ऑफ योर सप्लाई चेन, आउट ऑफ योर फाइनल असेंबली. तो आई थिंक 114 को बढ़ाने की जरूरत नहीं है. नहीं 114 नॉट एज लॉन्ग एज यू आर, इफ यू आर चेसिंग वैल्यू. इफ यू आर चेसिंग मोर एयरक्राफ्ट, नथिंग लाइक इट. यू आर ऑफरिंग योर बिल्डर जो भी हो, प्राइवेट सेक्टर, JV, फॉरेन OEM, उसको विजिबिलिटी दे रहे हो, विच जो बिजनेस में विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. क्योंकि फिर वो अपने सप्लाई चेन को प्राइम कर सकता है, वो अपनी मेंटेनेंस को फोरकास्ट कर सकता है कि भाई साहब अगर ये प्रोडक्शन लाइन 10 साल तक खुली रहेगी तो मैं अपने 10-15 जो Tier 1 सप्लायर्स हैं और वो अपने 100-200 Tier 2 सप्लायर्स जो हैं, उनकी 10 साल की विजिबिलिटी, उनकी 10 साल की बिजनेस गारंटीड हो गई है. वो अपनी लॉन्ग लीड आइटम्स के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं. सो वो जो कैस्केडिंग जो इफेक्ट है, फीडबैक लूप जो है, जो
सब पूरी इकोसिस्टम को बेनिफिट करती है। इसमें तो मेरे को बस एक क्लियर बात लग रही है कि भाई लोकलाइजेशन जो है वो उस पे हमको सब कुछ दाव पे लगा देना चाहिए, मेरे को लग रहा है। करेक्ट, बट ये ब्लैंकेट लोकलाइजेशन से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो हाई टेक, जो डिनायबल टेक्नोलॉजी है उसको लोकलाइज करना चाहिए। जो कमोडिटाइज टेक्नोलॉजी है उसको लोकलाइज करने में क्या फ़ायदा? इट्स कमोडिटाइज फॉर अ रीज़न। सही बात है। सो व्हाई शुड आई री इन्वेंट द व्हील? It's not the wheel, but the engine that I should be chasing. True. So this is my biggest frustration with the Indian R&D system. कि हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने, I'm being flippant right now, but हम कोई लोहे की पाइप को रिवर्स इंजीनियर करके बड़े खुश हैं, हमने इंडिया में लोहे की पाइप बनाई है। बट यार जो 15 रुपए की लोहे की पाइप यहाँ मिलती है वो 15 रुपए से JNPT में लैंड होती है यार, फ्रॉम अ कंटेनर ऑन अ शिप। तो यू बेसिकली वेस्टेड टाइम एंड मनी टू रेप्लिकेट समथिंग। देयर इज नो वैल्यू ऐड। बट तो बड़े वैल्यू वो करो, चेज करो बड़ी वैल्यू वाली चीज, एंड जो डिनायबल जो चीज होती है, रेडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंजन्स, जेट इंजन्स, बिल्कुल, जो कंट्रीज डिनाई कर सकती है। तो अगेन दिस गोज बैक टू माई पॉइंट कि 2030s में 2040s में जब ये हाई टेक्नोलॉजी, हाई सिक्स जनरेशन का जो डिस्कशन शुरू हो जाएगा, उस डिस्कशन में काफ़ी डिनायबल चीज़ें हैं। तो और वही आपने उन बोला, चीज़ों में हमें कोई चॉइस नहीं है। हमें गेट तो किसी भी बंद ही रहा है। करेक्ट, तो हमें कोई चॉइस नहीं है उस टाइम। उन चीज़ों को हमें इंडिजिनाइज करना ही होगा। बट जब तक हम नट बोल्ट इंडिजिनाइज कर रहे हैं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है। ये अगर ये कोई एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पे कोई आइटम नहीं है, उसको इंडिजिनाइज करने का कोई फायदा नहीं है। इट्स दैट सिंपल। तो अभी जो लिस्ट है सरकार की, उसमें क्या लग रहा है आपको? ये जो नेगेटिव लिस्ट जो है, हाँ, नेगेटिव लिस्ट, कि भाई आप ये सब बाहर से नहीं खरीदोगे, यहाँ से ही लेना है। ये वही बात है कि नट बोल्ट ले रहे हैं हम, यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हायर ऑर्डर आइटम्स। नहीं, वो लिस्ट ही मैं समझ ही नहीं पाया हूँ उस लिस्ट को, फ्रैंकली। अच्छा, बिकॉज एक लेवल पे उस लिस्ट में कंपोनेंट लेवल, सब सिस्टम लेवल की जो लिस्टिंग्स की हैं, और एक तरफ उन्होंने पूरे प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग की है कि LCA इंपोर्ट नहीं कर सकते। बट LCA तो इंपोर्ट हो ही नहीं सकती, वो अपनी यहाँ बनती है। सो दिस इज द काइंड ऑफ, या तो नंबर बढ़ाने, या तो पोर चॉइस ऑफ लैंग्वेज थी, आइटम नंबर बढ़ाने के लिए, मे बी। बट वो लिस्ट में ऑनेस्टली मैं वो लिस्ट समझा नहीं हूँ, बिकॉज वो व्हाट्स द फ्रेज यार, क्लोजिंग द बार्न डोर आफ्टर द हॉर्स इज बोल्टेड। वो जो डेट्स हैं उन लिस्ट पे, नाउ वो जो सारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी उस डेट तक क्लोज हो जाएंगी, जो इम्पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अच्छा, सो मैं अब ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मैं सब सिस्टम्स या प्लेटफॉर्म्स में याद नहीं कर सकता, बट ये कहने बाय एंड ऑफ 2022 यू कैन नो लॉन्गर इम्पोर्ट X, बट वो X का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आजकल क्लोज होने वाला है। सो व्हाट्स द पॉइंट? फ्यूचर के लिए ठीक है, बट क्योंकि जरूरत तो उनकी पड़ती ही रहेगी। यस, बट मतलब मेरा कंसर्न ये है कि कहीं ना कहीं दीज लिस्ट एक बैकडोर छोड़ा है पहले सबने, दैट फोर्सेस की प्रिपरेशन को हम डाउन नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। तो लेट्स से थोड़ा रियलिस्टिक होके, नो लेट्स से टुडे आर्टिलरी वो नेगेटिव लिस्ट पे आ गई है, एंड इंडिया कैन नॉट इम्पोर्ट आर्टिलरी। बट जो इंडिजिनस आर्टिलरी है उसमें प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही हैं, वो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, एंड अब अर्जेंसी आ गई है। तो द मिनिस्ट्री विल से ओके, नो प्रॉब्लम, वेवर, टेक द वेवर एंड गो बाय आर्टिलरी। तो फंडामेंटली नथिंग इज चेंजिंग। यू आर क्रिएटिंग एन इंसेंटिव कि लोग या तो क्राइसिस मैन्युफैक्चर करें, या तो क्राइसिस आ जाएगी एंड हमारे पास आर्टिलरी नहीं होगी। तो सख्त बनना पड़ेगा सरकार को कि भाई नहीं देंगे, या तो आप खुद करो। या तो सीरियसली लो ये सब, नो वेवर्स, और बी रियलिस्टिक कि आप लिस्ट में क्या डाल रहे हो, किस टाइम फ्रेम पे डाल रहे हो, एंड यू नो। तो उसमें वही टारगेट जो पहला लिस्ट आया था, मैं बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड था उसमें, बिकॉज जो भी उन्होंने लिखा था उस लिस्ट में वो ऑलरेडी इंडिजिनाइज था और वो ऑलरेडी इंपोर्ट नहीं हो रहा था। तो वो एक ऑलमोस्ट PR लिस्ट की तरह निकला था वो। सो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि ये लिस्ट क्या पर्पस सर्व कर रही है। चलो रियलिस्टिकली होप करते हैं कि मतलब
जो उसमें ऐड होती रहेंगी आइटम्स, वो प्रोग्रेसिवली कुछ ऐसे आइटम्स आए जिससे अपना इंडस्ट्री का क्रिएट हो। आई थिंक गुड इंडस्ट्रियल पॉलिसी विल हैव मोर इम्पैक्ट देन लिस्ट्स। अगर आप अपने डिफेंस, प्रोक्योरमेंट, कॉन्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट को सीधा कर लो, अगर आप अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव कर लो, फिर इन लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी। पहली चीज़ तो फॉरेन ओईएम्स भागे भागे यहाँ आएंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ कोई व्हील को रीइन्वेंट करे, वो बंदा अपना व्हील लेके पहुंच जाएगा यहाँ पे। जब तक ये नहीं होगा ना, ये सिर्फ आर्टिफिशियल ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, और फिर लोग ऑब्स्टिकल का लूपहोल ढूंढेंगे या क्राइसिस क्रिएट करेंगे या वेवर मांगेंगे या जो भी है। तो ये लिस्ट एक छोटा सा लो लेवल्स इशू है, जो बिग पिक्चर जो है, जो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो बिग पिक्चर है, ये सॉल्व करना है। ये लिस्ट से ना ऊपर ना नीचे, इट्स नॉट गोइंग टू मूव द नीडल। और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को वो किया है कि यहाँ, अच्छा आइडिया, ग्रेट स्टेप। तो वो थोड़ा बताएंगे कि क्या हुआ है। फर्स्ट स्टेप ना, पहले तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज किया है। कॉर्पोरेटाइज नाउ एटलीस्ट वो कंपनीज की तरह स्ट्रक्चर्ड है। पहले तो स्ट्रक्चर, स्केलेटन फ्रेम बनाना है, फिर उसको रिफॉर्म करना है, फिर उसको ट्वीक एडजस्ट करना है। अब ये अगेन, ये 1 साल 2 साल का काम बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आराम से जनरेशनल काम है। एट सम पॉइंट ये कंपनीज या तो डाइवेस्ट हो जाएंगी या तो लिस्ट हो जाएंगी या जो भी है, एंड देन उनको ऑलमोस्ट अनलीश किया जाएगा। और ये आई डोंट थिंक 5 साल के अंदर तो ये इसका लाइव कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा हमें, बट ये लॉन्ग टर्म फंडामेंटली बढ़िया स्टेप है, ये लेना ही था। तो मतलब वो ब्यूरोक्रेसी वाली बातें नहीं होंगी इसमें? होंगी, बट वो प्रोग्रेसिवली रिलैक्स होती जाएंगी। जैसे PSUs में जैसे ये मिनी रत्ना और नवरत्ना और ऐसे जो लेवल्स होती हैं, जिस लेवल एज यू गो हायर वो ऑटोनॉमी आपकी बढ़ जाती है एंड आप ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरह फंक्शन कर सकते हैं। तो हमने मैंने लाइव में देखा है, जैसे HAL को मान लो, दिस इज माय एरिया, जो एरोस्पेस का जो है, मैंने देखा है HAL को ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म करते हुए। अच्छा। ओवर द लास्ट 8-10 years they have a long way to go, but the results you can see, especially अगर आप थोड़ा जूम आउट करें, इस साल और पिछले साल का 19-20 का फर्क लगता है, बट अगर आप 10-15 साल का जूम आउट करें तो स्पीड, कल्चर, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब यू कैन सी कि एक ट्रेजेक्ट्री, अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है। तो ये OFB के साथ ऐसा ही होगा इवेंचुअली। तो वो वैसे ही हुआ है कि ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिली है, कॉर्पोरेटाइज स्ट्रक्चर है। करेक्ट। और सरकारी ही लोग हैं वहाँ पे सब। करेक्ट, अभी फॉर नाउ, बट इवेंचुअली ये एटलीस्ट ये ऑप्शन खुल जाता है ना सरकार को कि इनको पब्लिकली लिस्ट करें, रेवेन्यू जनरेट करें इनसे, एंड तो इंस्टेड ऑफ spending money on OFB or these OFB successor companies, the companies will become self-sustaining. Again, वो profit motive आ जाता है ना, वो they'll think more in term of ROI, less in term of what is my cost and who's going to pay it. तो ये सरकारी कंपनियां एक प्राइवेट कंपनी की तरह रन करेंगी? That's the plan, that's the idea. I mean at some level, up to a point, it works. And then beyond that, there is still a gap between what a private sector company is doing and what a public sector or a majority state-owned company is doing. But फिर भी वो एक गैप, ऑलमोस्ट एक गैप को ब्रिज कर रहा है ना, फ्रॉम योर क्लासिक अंडर परफॉर्मिंग मोरिबेंड जो PSUs होते थे एंड योर एनिमल स्पिरिट्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, तेजस की लास्ट लगभग 1.5 घंटा होने वाला है, तो 5-6 मिनट और बात कर लेते हैं। तेजस पे आप तो बैठे हो ना? नहीं, I'm good. नहीं, बैठे हो ना तेजस में? ओ बैठे नहीं बैठा हूँ। Wait, have I sat? हाँ, I've sat. याद ही नहीं रहता इतनी जगह बैठ। नहीं, but I've never flown a Tejas, unfortunately. अच्छा, but can you, like, as a journalist, you are allowed to sit in it and even fly?
I would love to fly if anyone from HL is listening. But yeah, we've been given tours of the thing. I've flown in the simulator that they bring out to Aero India. I've sat in the cockpit, given a briefing, the layout and what things do and what to look out for, what are the USPs and the features and things like that. But is there a specific question? Yes. स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि जब ये 2015-16 के आसपास जब शायद पहला इंडक्ट हुआ था 16 में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे कुछ लोग बोल रहे थे कि यार ये क्या बेकार है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट्स, ये तो इतना इसमें ये कमी है इसमें वो कमी है. अब तो 5-6 साल हो गए हैं, एयरफोर्स के लोग भी रन कर रहे हैं इसको, फ्लाई कर रहे हैं. तो अभी आपको क्या लगता है, या एज अ कैपेबल एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, क्या मतलब वर्डिक्ट क्या है? Again, I'll go back to my systems answer. ठीक है, because on paper there are plenty of areas where it falls short. Aircraft were doing 9G back in the 70s and 80s. The Tejas does not do 9G, does I think 8 or 8.5G. It's not the fastest, longest range. Blah blah blah. There are many. If you look at spec sheet to spec sheet. But जो हमने डिस्कस किया था सिस्टम लेवल पे अगर देखें तो द फुल पैकेज, ट्रेनिंग, टैक्टिक्स, वेपन्स, सेंसर्स, ग्राउंड सेंसर्स, नेटवर्किंग, सब कुछ मिला के इट फिट्स इनटू द एयरफोर्सेस ऑर्डर ऑफ बैटल समवेयर. एंड जो उसकी अभी जो नोन फिजिकल जो लिमिटेशंस हैं इसकी, ये बहुत ईजिली टेक्नोलॉजी से एंड जो हमने डिस्कस किया था वेपन्स से ओवरकम हो सकती हैं. लैक ऑफ स्पीड एंड रेंज कैन बी मेड अप अगर हम लॉन्ग रेंज हैवी एयर टू ग्राउंड वेपन्स डाल दें इस पे, या लॉन्ग रेंज पावरफुल एयर टू एयर मिसाइल्स डाल दें इस पे. लैक ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी सच एज इट इज, रिलेटिव लैक ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी अगर है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक अपोनेंट, हम हेलमेट माउंटेड साइट और एजाइल हिट सीकर मिसाइल से ऑफसेट कर सकते हैं. तो ये एडिशंस तो हो ही सकते हैं. करेक्ट. सो एंड अगेन द बेनिफिट ऑफ ओनिंग योर सिस्टम इज दैट टाइम एंड कॉस्ट ऑफ अपडेटिंग इट इज मिनिमल. तो ये आउट ऑफ द बॉक्स 2016 में अगर किसी ने कहा होगा कि दैट इज नॉट द बेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड, 100% करेक्ट. बट फिर बात वही आ जाती है ना, हमको there's तो only one best plane in the world, but there are 15-16 models floating around. That doesn't mean number 2 to 15 are all bad planes. You fit somewhere in that. पूरा पैकेज देखना पड़ेगा ना. There's a hierarchy, there's a system, there's a if you're flying in mixed formations, one aircraft will overcome or will offset the weakness of the other aircraft. अब अगर Jaguar की बात करें, older aircraft, but it's a ground attack aircraft. तो अगर मैं बोलूँ यार जैगवार इज नॉट अ गुड डॉग फाइटर, ऑफ कोर्स इट्स नॉट, बट जैगवार का एस्कॉर्ट होगा अगर वो स्ट्राइक मिशन पे जा रहा है. वो एस्कॉर्ट का जॉब है अपने स्ट्राइक पैकेज को डिफेंड करने का. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमको कभी भी ये एयरक्राफ्ट वर्सेस ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए. बहुत मज़ा आता है ट्विटर पे और जो भी पे करने पे, बट यार इट्स अ लूजिंग गेम. हाँ वही ना, क्योंकि जिससे भी एक्सपर्ट है उससे बात करते तो he's tired of all these questions, I know. If anyone, let me put it this way, if anyone indulges in a trump card comparison, he doesn't know what he's talking about. चलिए, ये this was a session for dummies like me who don't know anything but want to know something. No, it was a great, I loved the questions, I loved the flow, it was awesome, I really enjoyed this. भाई बहुत बहुत धन्यवाद अंगद आने के लिए. और अपना कोई ट्विटर हैंडल क्या है आपका, वो बता दीजिए. @Zone5Aviation, ZONE the number 5 aviation. तो भाई सब फॉलो करो भाइयों और बहनों दोनों. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. धन्यवाद भाई बहुत बहुत आने के लिए. थैंक यू.